आपका मेज़बान शेख अजीज़ुर रहमान। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर कानून जो हाई कोर्ट लाहौर के जनाब असद काकड़ साहब हमारे दरमियान में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह करम। आप बताएं, आप सर, आप ठीक हो? देखने वाले नाज़रीन हम्म। की आगाही के सिलसिले में आपको मुकम्मल तारुफ। मेरा नाम मासूद काकड़ है, वकालत के शोबे से हूँ और ताल्लुक़ मेरा बलूचिस्तान से है। किला सैफला एक ज़िला है, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। एजुकेशन बैकग्राउंड मेरा इधर ही लाहौर से है। तकरीबन लास्ट 15 ईयर्स से मैं इधर ही लाहौर में हूँ। अपने तालीमी सफ़र के बारे में कुछ बताएं। तकरीबन 6 7 ग्रेड से मैं इधर ही लाहौर आया था। एक बोर्डिंग स्कूल है, चांदबाग स्कूल, वहाँ पे वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ था एजुकेशन। फिर इंटर तक वहीं पे पढ़ा हूँ। उसके बाद 1 साल गैप दिया है, 2018-19 का। उसके बाद मैंने लॉ स्टार्ट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया से। वहाँ से लॉ मेरा कंप्लीट हुआ है 2024 में। तब से बस अभी प्रैक्टिस ही मेरे चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह। अगर बात की जाए इस्लाम में तालीम और तरबियत की अहमियत, मौजूदा दौर में तालीम तो मौजूद है, तरबियत मौजूद नहीं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर हम अकॉर्डिंग टू इस्लाम बात करें तो हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है, तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। तलब इल्म सब मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। लेकिन जहाँ तक बात तरबियत की आपने की, तालीम तो हर कोई हासिल कर सकता है, लेकिन तरबियत करना, उसमें प्रोफेशनलिज्म लाना और ट्रेंड बनाना, वो स्टेट का और स्टेट मशीनरी का काम है। अगर हम देखें, हमारे माशरे में इलिटरेट लोगों ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया है, चाहे मिस्त्री है, चाहे कसाई है, जितने भी हमारे डेली काम करते हैं, 98% जो वो इलिटरेट है। उन्होंने कोई काम ख़राब नहीं किया है। काम अगर ख़राब किया है तो लिटरेट लोगों ने, इस माशरे को, इस मुल्क का बेड़ा गर्क लिटरेट लोगों ने किया है। अगर हम देखें, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इसके बाद बाकी जितने भी हमारे इदारे हैं, चाहे सेमी गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट हो, इसमें सारे लिटरेट लोग ही है। तो अगर आप नज़दीक से देखें, उनका उस तरह का उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म नहीं है। अगर प्रोफेशनलिज्म होता तो वो सिस्टम को बड़ा अच्छे तरीके से चला भी सकते थे और इसको बेहतर भी बना सकते थे। सर, आज के दौर और माजी की रिवायत में क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? अगर हम पॉजिटिव सेंस में देखें तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड मॉडर्निज्म, टेक्नोलॉजी ने इतने ज़्यादा अरूज पा लिया है जिसने हमारी ज़िंदगी आसान भी की है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसके आगे नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है हमारे मेंटल हेल्थ पर, नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है हमारे एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस पर, नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है हमारे एक दूसरे के साथ बर्ताव का। लोगों में बर्दाश्त खत्म हो गया है, जो भी जहन में आया सोशल मीडिया पे डाल दिया। अगर हम माजी में देखें, कोई भी अगर कोई इस तरह की बात होती तो लोग पहले उसके जांच पड़ताल कर लेते, इन्वेस्टिगेशन कर लेते, उसके बाद वो जाके इसके ऊपर बात भी कर सकते थे। तो अगर हम माजी को देखें, कुछ चीज़ें माजी के पॉजिटिव है, अगर हम अभी के दौर के देखें, कुछ चीज़ें अभी के पॉजिटिव हैं, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट्स दोनों के हैं। वकालत में कैसे आना हुआ और किस शख्सियत से आप मुतासिर हुए? वकालत में कैसा ना हुआ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका सर। ये तकरीबन बात है आज से 2009-10 की बात है। मैं तब प्राइमरी एजुकेशन में था। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लूँ। तो इसके लिए जब मैंने देखा है कि पाकिस्तान में अगर आपने एक अच्छा पॉलिटिशियन बनना है तो आपको लॉ करनी पड़ेगी, और वैसे भी मेरे एक तजस्सुस थी मेरे अंदर कि अपने हकूक़ के बारे में जान सकूँ, अपनी सेल्फ डिफेंस के बारे में जान सकूँ, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहते हुए आपने बड़ा ख्याल इस चीज़ का रखना है कि आपका हकूक़ आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ें मैटर करते हुए मैं लॉ के प्रोफेशन में आया हूँ। हालांकि मेरे पेरेंट्स की ख्वाहिश थी, मेरे चाचू जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जो मुझसे बहुत मोहब्बत भी करते हैं, ज़ैनुद्दीन चाचू, अल्लाह ताला उनको हमेशा सेहतमंद वाली ज़िंदगी दे, उनकी ख्वाहिश थी कि मैं मेडिकल कर सकूँ। तो ये एक मैं छोटी सी स्टोरी आपको सुना देता हूँ। मैं एक, चूँकि बोर्डिंग स्कूल से मेरा बैकग्राउंड है, जब मेरा इंटर ख़त्म हुआ तो मुझे चाचू ने कहा था अपना तैयारी कर ले मेडिकल की, एमडी-कैट की। मुझे भेज दिया गया कोयटा, और फॉर द फर्स्ट टाइम मैं कोयटा शिफ्ट हुआ था पढ़ने के लिए।
लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छा था, ग्रेड्स मेरे बहुत अच्छे थे। मेरे चाचू की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बन सकूं, क्योंकि वो भी मेडिकल फील्ड से ही रिलेटेड है। तो एक रात को मैं, वैसे काफ़ी रातें मैंने सोचा है कि चाचू को कैसे इन्फॉर्म करूँ, चाचू को कैसे इन्फॉर्म करूँ। एक दिन मैंने लेटर लिखा चाचू को, ये तकरीबन 2018 की बात है, अपने ड्राइवर के हाथों कोयटा से किला सैफला भिजवाया कि चाचू को पकड़ा दे। जब चाचू को वो लेटर रिसीव हुआ, पहले तो वो डर गए कि पता नहीं क्या हुआ है। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि बेटा कोई मसला नहीं है। पहले तो नाराज़ तो होते हैं बड़े कि हम जो चाहते हैं ये नहीं करें, लेकिन उन्होंने मुझे बड़ा प्यार से समझाया कि बेटा कोई मसला नहीं, जो आप चाहते हो वही कर लो। वहाँ से मैंने डिसाइड किया, मैं कहा चलो अब लेट की तैयारी और डायरेक्ट लाहौर जाके लॉ करनी है। तो ये साना हुआ अल्लाह में। सर, शोबा कानून में एक वकील के तौर पर आपकी क्या तरजीहात रही? वकील देखे, अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में वकालत शुबे का या फिर वकील नाम सुनते ही एक नेगेटिव सोच आ जाता है लोगों को। अगर मैं किसी को बताता हूँ दोस्त अब्बा मैं पहले कि मैं वकील बन रहा हूँ, तो कहता है क्या करना है वकील बन के, वकील तो झूठ बोलते हैं, वकील ये करते हैं, वकील बदमाश होते हैं। लेकिन देखो बदमाश हर बंदा होता है, हर वो बंदा जो जानता है, जो सिस्टम को जानता हो, जो अपने हक को जानता हो, वो बंदा बदमाश होता है। तो वकील तो दूसरे के हकों के लिए लड़ रहा होता है, वो अपने हक के लिए हमेशा लड़ता ही रहेगा। और जहाँ पे बात आएगी उसके अपने आप पर, तो वो सबसे ज़्यादा अपने आप को डिफेंस कर सकता है। तो एक अच्छा शोबा है जिसमें आप दूसरों की भी खिदमत करते हो, मुल्क की खिदमत करते हो। खुदा ना खास्ता अगर ये निज़ाम ना होता, वकला ना होते, तो पता नहीं लोग क्या क्या कर लेते। सर, अंग्रेज के कानून से आप मुतमईन हैं? अंग्रेज़ के कानून सर अनफॉर्चुनेटली आज तक हम अपना कानून नहीं बना सके। अभी तक हम उनका ही कानून कॉपी कर रहे हैं। लेकिन बात है इम्प्लीमेंटेशन की, कि वो इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं। गोरों की एक, मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो ये है कि वो जो भी कानून बनाते हैं उनको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। कानून हमारा और उनका ऑलमोस्ट सेम है। कुछ चीज़ें हैं जिसमें हमने इस्लाम को मद्देनज़र रखते हुए, कुरान और हदीस को मद्देनज़र रखते हुए बनाते हैं। अदरवाइज़ हमारा और उनका कानून सेम ही है। बात सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की है कि वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं और हम लोग नहीं करते। सर, सिविल कोर्ट, हम्म, हाई कोर्ट हम्म। की प्रैक्टिस में क्या फ़र्क है? सर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये मैं एक यंग वकला के लिए ये कहूँगा कि जो यंग बच्चे हैं हमारे, बल्कि मेरी एज के, मैं उनको बच्चे तो नहीं कह सकता, कि वो कोशिश करें पहले लोअर कोर्ट से, कोशिश करें कि वहाँ से स्टार्ट लें, यहाँ काम सीखें। जो काम आप लोअर स्केल पे आके सीख सकते हो, लोअर कोर्ट्स में आके सीख सकते हो, वो हाई कोर्ट में आप नहीं सीख सकते। हाई कोर्ट में जो सीनियर्स हमारे जाते हैं वो ऑलरेडी सब कुछ सीख के जा चुके होते हैं यहाँ से। तो आपने सिर्फ वहाँ पे जाके अदालतों में खड़ा होना है, बहस मुबाहिसा सुनना है। वो भी इतना टाइम नहीं होता कि आप उसको सही तरह प्रॉपर सुन सके। तो मैं तमाम यंग वकला को कहूँगा कि जैसे आप लोगों की डिग्री ख़त्म होती है या ड्यूरिंग डिग्री अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कोशिश करिए कि लोअर कोर्ट से स्टार्ट करें, चाहे सिविल कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, आप यहाँ से सर, स्टार्ट आप कर एक लीजिए। प्रोफेशनल वकील हैं। हम्म, अपने क्लाइंट के मुकदमे के मौके पर हम्म, अदालतों में हम्म, तहकीक और मुताले के तहत पेश होते हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन आजकल के वकला हम्म, ग्रुप बंदी हम्म। या सीनियर से सीखने के बजाय प्रैक्टिस नहीं कर पाते। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? सर इसके पीछे एक हिस्ट्री है जी। और स्टोरीज भी बहुत सारी हैं। अगर आप देखें 2007 में, 2004 में ग्रुपबंदी यहाँ से हम बनना स्टार्ट हो गए थे। खुद साहब ने जब तहरीक स्टार्ट की थी, ये अनफॉर्चुनेटली एक प्रैक्टिस है जो चला आ रहा है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंडिया में भी है कि ग्रुप्स होते हैं। ग्रुपबंदी हर प्रोफेशन में आप चाहे वहाँ पे होते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली वकला में अब ये ज़्यादा स्केल पर है। और इसके पीछे भी बैकग्राउंड है कि कौन लोग उनको सपोर्ट करे कि ताकि ये लोग डिवाइड हो जाए और डिफरेंट ग्रुप्स में आ जाए। और एक गलत प्रैक्टिस भी है। गलत प्रैक्टिस इस वजह से है कि लॉ है, हर कोई उसको जानता है। एक ग्रुप एक पर्सपेक्टिव से देखेगा, अगला ग्रुप जो है वो दूसरे पर्सपेक्टिव से देखेगा। तो इसमें फिर अगर ग्रुपबंदियाँ होगी तो फिर एक को नुकसान होगा, एक को फ़ायदा होगा। तो मैं चाहूँगा, मेरा ये ख्याल है कि नुकसान किसी को नहीं होना चाहिए, फ़ायदा होना चाहिए। और फ़ायदा सिर्फ वकला का नहीं होगा बल्कि आवाम का भी होगा साथ। आज एक तहरीक चलती है सर, 3 नवंबर 2007 को, जी जी। जिसको लीड कर रहे होते हैं अली अहमद कुर्द, हम्म, हामिद खान, हम्म, चौधरी एतजाज अहमद हम्म, और
मुनीर 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 मलिक साहब, हम्म। आप क्या समझते हैं कि इस तहरीक के असरात आज के अदलिया पर क्या पड़े? सर अगर आप देखें तब वो वक्त का ज़रूरत था जब 2007 में वो तहरीक स्टार्ट किया था। वो वक्त की ज़रूरत इस तरह का था कि इफ्तिखार चौधरी जो थे वो नज़रबंद हुए थे, उस वक्त के चीफ जस्टिस जो थे, और मार्शल लॉ का दौर था। वकला का एक साथ होकर आज़ादाना जुडिशरी के लिए लड़ना वो वक्त की ज़रूरत है, मगर अनफॉर्चुनेटली उसका बैड इम्पैक्ट पड़ा है। बैड इम्पैक्ट अगर आज आप देख लें, हम आज़ादी की बात करते हैं जुडिशरी के, इंडिपेंडेंस जुडिशरी की अगर बात करते हैं, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि वहाँ पे भी वो नेगेटिव रोल इनका आ जाता है कि वो अपने आप को जो चाहे वही पास कर सकते हैं और करते रहें, तो इसका ये है नेगेटिव इम्पैक्ट। सर, वकालत के शोबे को प्रोफेशनल शोबा कहा जाता है और समझा भी जाता है, बिल्कुल, नो लेकिन डाउट। ऐसा क्या हुआ मौजूदा वक्त में कि इस शोबे की इज्जत में कमी आई? मैं तो नहीं कहूँगा कि कमी आई है, मैं तो कहूँगा बल्कि इज्जत बढ़ गई है। अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान में हो रहा है, जी। मेरे ख्याल से दुनिया में जितने भी शोबे हैं, हम्म। चाहे मेडिकल फील्ड है, इंजीनियरिंग फील्ड है, अदर फील्ड जो है जितने भी है, इतने में इसमें इतना ही प्रोफेशनलिज्म नहीं है जितना लॉ में है। जितना डिसिप्लिन एक लॉयर में है वो किसी डॉक्टर में नहीं है, वो किसी इंजीनियर में नहीं है, वो किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट में नहीं है, ये सर वो किसी में भी वकला नहीं में है। कमी पाई जाती है वो तरबियत के हवाले से। नहीं सर, तरबियत का मैं नहीं कहूँगा। उसका देखेंगे अगर आप कहेंगे कि वकला जो रूड बिहेवियर के होते हैं, वो कोई भी बात करते हैं बढ़ चढ़ कर बात करते हैं। जिस तरह मैंने पहले ही आपसे बात की कि वकला अपने हक को हासिल करना जानते हैं। वकला जानते हैं कि क्या ठीक है और क्या गलत है, कि अगला बंदा हमें डील किस तरह के कर रहे हैं। अगर आप जाए इदारों में, जितने भी हमारे हुकूमती इदारे हैं, अस्पतालों में जाए, वापडा में जाए, वहाँ पे जिस तरह बदतमीजी किया जाता है, अगर आप पुलिस स्टेशन में जाए, एक शरीफ बंदा सोच भी नहीं सकता है कि वो पुलिस स्टेशन में जाकर बात करे। तो एक वकील होता है जो उनको डील कर लेता है, उनको पता है कि अगले से बात किस तरह करनी है, उनको पता है कि मैंने अपने हक के लिए, अपने क्लाइंट के हक के लिए कैसे लड़ना है। तो फिर लोग उसको रूट समझ लेते हैं, अदरवाइज होते नहीं है। बड़े क्यूट होते हैं, बड़े प्रोफेशनल होते हैं। सर, आपकी नज़र में वकला के अहम मसाइल क्या हैं वकला के अहम मसाइल पर और अगर मैं आप क्या बात करूँ, पैगाम देना चाहते हैं नए आने वाले वकला को? सर जो यंग लॉयर्स हैं, मैं उनके मसाइल पर बात करूंगा। जी। जो एक यंग वकील होता है, वो जब यूनिवर्सिटी से फारिग हो जाता है, तो उसके घर वालों के एक्सपेक्टेशंस होते हैं उससे जी। कि वो अब खुद भी कमाएगा और हमें भी देगा। मगर अनफॉर्चुनेटली सिस्टम इस तरह का है कि उनको पे नहीं मिलता। जिस तरह एक मेडिकल फील्ड में उनको हाउस जॉब मिल जाती है, जी। लॉ फील्ड में इस तरह का नहीं है। उसमें बच्चे ने खुद मेहनत करनी है, खुद इमेज बनाना है, चाहे 4 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, उसको खुद मेहनत करनी पड़ती है। तो उनको ये मसाइल होते हैं पहले 4-5 साल, फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर एक बच्चा है जिनको सिस्टम का पता है, जिनका नेटवर्किंग है, वो तो खैर कर सकता है। लेकिन जो एक मिडिल क्लास का होता है, जिनका नेटवर्किंग नहीं होता या लोअर मिडिल क्लास का होता है, उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो ये मसले मसाइल है। अदरवाइज अगर प्रोफेशनली देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतने ज़्यादा इश्यूज होंगे। लेकिन हमें इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। एक वकील को सबसे ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। किस लिहाज से? उसका क्लाइंट एक नहीं होता, कई क्लाइंट्स होते हैं, जी। और हर क्लाइंट के जो मसले होते हैं वो उसने खुद अपने सर लिए होते हैं। हम्म। रात के 2 बजे कॉल आती है कि वकील साहब फला तानी में ये मसला हुआ है, और वकील साहब ने पहुंच जाना है, उसको प्रायोरिटी दे देते हैं। फिर कॉल आ जाती है किसी और चीज़ की, फिर सुबह सुबह उसने कोर्ट आना होता है, 6 बजे 6:30 बजे यहाँ पे पहुंच के फाइल्स देखने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो उसका अपना मेंटल प्रेशर जो है उस पर बहुत ज़्यादा होता है। सर, अदलिया के हवाले से सवाल आया है जी। कि दो सीनियर जज साहिबान को हम्म। नज़रअंदाज करते हुए हम्म। आलिया नीलम को हम्म। चीफ जस्टिस बनाना, हम्म। आपके ख्याल में ये दुरुस्त फैसला है? दुरुस्त फैसला तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये दुरुस्त फैसला है। जी। अगर आप अभी ये 26 अमेंडमेंट को भी देख ले, या करंट सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए आप देखें, ये अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है कि इसको मैं पॉलिटिकल जंग कहूँगा। ये एक पॉलिटिकल जंग है, जिसको एक पॉलिटिकल पार्टी जो वो एक को सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसके साथ जो इस्टेब्लिशमेंट का विंग है वो उनके साथ किसी और को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और अगली पार्टी जो अपोजिशन में वो एक को सपोर्ट कर रहे होते हैं। और अक्सर इस तरह का होता है, अपोजिशन पार्टी जो है वो सीनियर मोस्ट को ही सपोर्ट कर रहे होते हैं। उनको पता है कि अगर ये बंदा जाए तो शायद हमारे लिए थोड़ा सा लेवरेज दें।
अभी जैसे कि आपने फरमाया कि 26वीं आईनी तरमीम, आपके ख्याल में 26वीं आईनी तरमीम कैसे पास हुई? सर जैसे पास हुई सबको पता है कि इस तरह को कैसे पास कराया गया, कैसे सेनेटर्स को पेश किए गए, अगर हम अख्तर मेंगल के ग्रुप की बात करें या बाकियों के। लेकिन सर हर चीज़ का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है इसका, अगर मैं देख लूँ दुनिया में अगर देखें जुडिशरी जो है बड़ी एडवांस है जी, और हमारी इतने नहीं है। दुनिया में ज़रूरी नहीं कि वो सीनियरिटी बेस पे चले। लेट सपोज एक बंदा है वो सीनियर मोस्ट है लेकिन वो इतना कंपेटेबल नहीं है। हम्म। जो उससे एक दो रैंक नीचे है वो बहुत कंपेटेबल है, वो चीज़ों को डील लेकिन कर सकता पाकिस्तान है। में की जुडिशरी सर 140वें नंबर पर है। नो डाउट। इसका मतलब है यहाँ पे नुस्ख है, इसमें जी, कोई शक नहीं है, नुस्ख तो कमी है। तो पाई जाती है सर। बहुत सारी है, एक भी नहीं है, बहुत सारी है। इसी वजह से 146वें नंबर पे, बल्कि आपके इन्फॉर्मेशन के लिए अभी 148वें पे। 148 में फिर चली गई। बल्कि आप तो पूरी दुनिया में इतने जी, बदनाम हो गए इस अमेंडमेंट के बाद। और जी, अभी रिसेंटली जो हायरिंग हुई है चीफ जस्टिस की, आपने देखा होगा पूरी दुनिया से पूरी दुनिया के स्टेट्स की तरफ से एक रिस्पांस भी है कि ये गलत हुआ है। यूएन के ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से भी रिस्पांस है कि ये जो अभी रिसेंटली हायरिंग हुई ये गलत हुई है। सर 26वीं आईनी तरमीम के बाद हम्म। बार और बेंचेस का क्या किरदार होगा? ये दरअसल कुछ टाइम के लिए रहेगा, जी, लेकिन आफ्टर स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मेरे ख्याल से सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। जी। आपके ख्याल में आईनी बेंचेस के क़याम से हम्म। अवाम के मुकदमात का इल्तवा ख़त्म होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वजह इसकी ना पहले हुआ है ना अभी होगा। वजह सर क्या है? उसका वजह ये प्रायोरिटी हम्म, कि हमारे जुडिशरी के, हमारे इस्टेब्लिशमेंट के, हमारे अपर क्लास के, और इसके बाद हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी है उनकी प्रायोरिटी क्या है। हम्म, अवाम के मसाइल उनकी प्रायोरिटी है नहीं, हम्म। न कभी होगे। उनकी प्रायोरिटी सेल्फ डिफेंस है। तो सर आपके ख्याल में अदालतों में ज़र इल्तवा कैसे कैसे निपटाया जाए? एक प्योर सिस्टम से, अगर एक प्योर सिस्टम लाया जाएगा तो ये जी। खुद ब खुद हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का नया दौर शुरू हो गया है। हम्म। नए चीफ जस्टिस के लिए ऐसे कौन से नए चैलेंजेस हैं जिनका सामना करना है उन्हें? सबसे बड़ा जो चैलेंज है नए चीफ जस्टिस के लिए हम्म, वो ये है कि मुल्क के सबसे बड़ी पार्टी, बल्कि तीनों पार्टियां जो है, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है, हम्म, इनके बीच में जो चल रहा है कि वो इसको कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं, इससे आम आवाम पर क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है, हम्म, वो इस चीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं। नए चीफ जस्टिस जो है उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस है। अगर वो दिलेरी से काम ले और होश से काम ले और मुल्क के आगे फ्यूचर का सोच ले तो फिर मसले उनको फेस करने पड़ेंगे। सर जज साहिबान की कमी का मामला, हम्म। सुप्रीम कोर्ट में 16 जज साहिबान की तादाद बढ़ाकर 3534 कर दी गई है। 35 कर दी। इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट और सूबाई अदालतों को में जज साहिबान की कमी को कौन पूरा करेगा? सर इसके लिए फिर से एक बिल पास करना पड़ेगा उनको जी, तो कि हाँ तरमीम तो आ गई है। 27वीं भी आ रही तो फिर 28वीं भी आ जाएगी। लेकिन जुडिशरी चाहे आप जितने भी बढ़ाए, लेकिन अगर वो नेक नियति से काम नहीं लेंगे जी, तो ये जजेस क्यों बढ़ा रहे, इसीलिए बढ़ा रहे ताकि कैसी हम्म। ज्यादा है और वो सॉल्व हो सके। जो ऑलरेडी बैठे हुए हैं, क्या वो नेक नीति से काम ले रहे हैं या नहीं, ये एक सवाल है सबसे बड़ा। सर जेलों के हालात हम्म। के बारे में आपकी क्या राय है? सर अनफॉर्चुनेटली जो दुनिया का एक स्टैंडर्ड है जेलों का, पाकिस्तान का वो नहीं है। वहाँ पे जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जेल में जितने भी मुलजिम हैं और जो भी सजा याफ्ता लोग हैं हम्म, वो भी इंसान हैं, उनके भी अपने राइट्स हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उनको वो राइट्स मिलना, वो स्टैंडर्ड मिलना, वो लाइफस्टाइल मिलना वहाँ पे जी, वो इम्पॉसिबल है। इसका मैं बल्कि एक आपको छोटी सी भी बात बता दूँ। जेल में बंदा जब जेल से फारिग होकर बाहर निकल आता है सज़ा जी, काटने के बाद, उसके पास दो ही ऑप्शन होते हैं। हम्म, या तौबा कर ले क्योंकि उसने सज़ा काट ली है, कि वो तौबा कर ले दोबारा यहाँ पे कभी ना आए, हम्म, वो हर किसी को ये नसीहत करे। हम्म, या फिर वहाँ से निकल के वो एक बड़ा गैंगस्टर बन जाता है। इसके पीछे रीज़न ये कि उसको इतने ज़्यादा सर्कल मिल जाता है वहाँ पे, जी, जी, अपने जैसे इतने ज़्यादा लोग मिल जाते हैं, और वो उनके जो बाहर नेटवर्किंग है उनके जी, साथ वो मिल के वो एक
जो पहला ये जुर्म करके आता था वो उससे भी हाई लेवल पे चला जाता है, यानी L1 से जी L2 पे चले जाते हैं। जी। सर, कैदियों को कारामा शरीफ बनाने के लिए हम्म। आपके ख्याल में क्या तजावीज़ होनी चाहिए? तो जाविज तो सबसे पहले ये कि उनको कोई ना कोई स्किल्स वहाँ पे सिखाए। जी लेट सपोज वो जेल में चले जाते हैं, उनकी सज़ा है 10 साल 8 साल, जी तो 8 साल बाद 10 साल बाद वो एक अच्छा शहरी बनकर बाहर निकले, जी जो उसको इस तरह का स्किल सिखा दें कि वो बाहर निकल कर को उसको यूज़ करके अपनी फैमिली को सपोर्ट करे, खुद को सपोर्ट करे, और उसके माशरे पर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। अगर एक बंदा जेल में चले जाता है, उसके पास 24 घंटे होता है टाइम, उसने न घर जाना है, ना उसने ऑफिस जाना है, ना कोई काम है, ना कोई धंधा है। तो अगर उसको स्किल पर लगा दें, वो खुशी से करेंगे भी, क्योंकि इतनी बोरियत होती है जेल में, अल्लाह माफ़ करे किसी को जी लवाब जी ना ले जाए, इतनी बोरियत होती है। तो बंदे के पास कोई काम नहीं होता है, अगर वो उनको वहाँ पे कोई स्किल सिखाए, लेट सपोज अगर कोई एजुकेटेड बंदा चला जाता है, उसको इस तरह की स्किल सिखा दे ताकि कल वो आके जेल से बाहर वो इसका कोई रोल प्ले कर सके सोसाइटी में, तो इस तरह की स्किल सिखानी सर, चाहिए। सिविल कोर्ट, हाई सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट हम्म, के हालात आपकी नज़र में कैसे हैं? और आप प्रैक्टिस करते चले आ रहे हैं सिविल हम्म, कोर्ट से, सेशन कोर्ट में पेश भी होते हैं, हाई कोर्ट बिल्कुल। में भी पेश होते हैं, इनके हालात कैसे हैं? हालात किस सेंस में सर? यानी कि जुडिशरी के हवाले से। जुडिशरी के हवाले से अगर मैं बात कर लूँ, जिस तरह पहले आपने एक सवाल पूछा कि जुडिशरी बढ़ानी चाहिए या नहीं, जी ये अगर हम मैं अगर एक छोटी सी बात बता दूँ, सुबह सुबह हम लोग जैसे जाते हैं अगर पेशियों में, ये हमारे पास डायरी पड़ी होती है, उसमें डेली बेसिस के हमारे काम होते हैं। आज 11 तारीख की, 11 तारीख को कहाँ पेशियाँ लगी हुई है। हम्म जब हम चले जाते हैं एक जज साहब की अदालत में, वहाँ पे लगी होती है एक लिस्ट, लिस्ट में चेक कर लेते हैं अपना नाम कि कौन से नंबर पे हमारा चल रहा है केस। तो अगर आप एक एक जज के पास जाए, 4 4 पेजेस की लिस्ट लगी होती है जी एक जज के पास, इतना बर्डन ऑफ केसेस है उनके ऊपर। तो ज़ाहिर सी बात, जब बर्डन होगा तो वो फंक्शन भी सही तरह प्रॉपर नहीं कर सकेंगे। सर, माजी के जज साहिबान की जजमेंट बोलते थे, हम्म। आज जज साहिबान मीडिया पर आकर बोलते हैं, इसकी वजह क्या है? सर, ये अनफॉर्चुनेटली ये बैड प्रैक्टिस चल पड़ा है जी कि मीडिया के सामने एक जज का रोल, अगर आप माजी में देख ले, जी 100 200 साल नहीं, बहुत पहले अगर देखे, काजी का एक रोल होता था, जी जो वक्त के हुक्मरान को भी अपने पास बुला के कटहरे में खड़ा कर देते, सही। उनसे पूछते थे कि हाँ बताइए फला काम कैसा हो रहा है। लेकिन आजकल ये प्रैक्टिस चल पड़ा है कि एक हुक्मरान उनको बुलाते हैं हम्म कि आप आ जाए काजी साहब, ये क्या चल रहा है, मैं आपसे क्या फंक्शन करवा रहा हूँ और आप क्या कर रहे हो। जी और उसके बाद वो मीडिया पर भी आ जाए, अगर वो मीडिया पे आते हैं और एक जज जब एक फैसला करते हैं या कोई भी केस उनके पास होता है, वो सीक्रेट होता है, वो अगर वो पब्लिक कर ले, तो ये बेड प्रैक्टिस चल रहा है आजकल। सर, अदलिया की आज़ादी, हम्म, कानून और इंसाफ की बालादस्ती हम्म। को यकीनी बनाने के लिए आपकी क्या राय है? सर, सबसे पहले जो हमारे आइन का एक पिलर है, जी इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इसको वाकई इंडिपेंडेंट बनाए, किसी के मातहत ना करें, इसके सिलेक्शन में किसी थर्ड पार्टी का यानी किसी पावर का यूज ना हो, वो मेरिट पर आए। जब वो मेरिट पर आएगा, अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज में देखें, यूएसए वगैरह में देखें, जो डेवलप्ड कंट्रीज, अगर हम वहाँ पे देखें, जब एक जज मेरिट पे आता है, वो फैसले भी मेरिट पे ही करेगा। वो रात को फैसले लिख के सुबह कोर्ट में कभी नहीं लाएगा, उसको पता है कि मुझे लाने में किसी का हाथ नहीं है, मैं मेरिट पे आया हूँ। तो इंडिपेंडेंट इसी तरह बनाया जा सकता है, जब एहतिसाब हो ड्यूरिंग उसकी ड्यूटी के भी और आफ्टर रिटायरमेंट के भी जी। एहतिसाब हो कि आज है आपने क्या क्या किया हुआ है, तो ये एहतिसाब सर, भी मैटर आपके करता है। सूबे के हवाले से बात कर लेते हैं। हम्म, आपका सूबा बलूचिस्तान हम्म, सरदारों का सूबा कराया जाता है हम्म, और गरीब सूबा भी कराया जाता है, हम्म, पसमानदा इलाका। बिल्कुल है। वजह क्या है ऐसा? वजह क्या आती है जिसको तशद्दुद और दहशतगर्दी बनाकर उसे बम ब्लास्ट किए जाते हैं? अगर आप दहशतगर्दी की बात करते हैं, अनफॉर्चुनेटली कल नहीं परसों भी एक वाक़या हुआ जी, था रेलवे एक स्टेशन रेलवे पर। स्टेशन के जी, प्लेटफॉर्म पर, जिसमें अनफॉर्चुनेटली 26 शहादतें हुई हैं, 30 टू भी थे। बल्कि 30 हो चुकी है जी, अभी, और कई लोग ज़ख्मी हो रहे हो। आपको पता है अगर कोई बंदा ज़ख्मी हो जाता है बम ब्लास्ट से, वो बच भी नहीं पाता, कुछ दिन के लिए वो होता है। एक इस सेकंड चीज़ को अगर। ना, जी इस चीज़ को समझने के लिए आपको ना पॉलिटिकल डायनामिक उड़ीसा का समझना होगा।
बलूचिस्तान में मैं इन शॉर्ट आपको समझा देता हूँ, 4 तबके के लोग हैं जी। और इसको समझना होगा। इसमें से एक पांचवा भी है जो मैं बाद में ऐड कर दूंगा। वैसे 4 किस्म के हैं। सबसे पहले जिसको हम कहते हैं अलहदगी पसंद लोग, फ्रीडम फाइटर, जो किसी भी सूरत में पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। वो चाहते हैं कि हम एक अलहदा स्टेट बनाएं। एक ये मेंटेलिटी है बलूचिस्तान में। दूसरी ये मेंटेलिटी जो रेजिस्टेंस वाले लोग हैं, मैं उनका ना साथ साथ समझा भी देता हूँ। जिस तरह बेले था जी जी। पहले में, जो कहते हैं हम किसी भी सूरत में पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम एक अलहदा स्टेट ही बना लेते हैं, बलूचिस्तान का एक अलहदा रियासत ही बना लेते हैं। दूसरे नंबर पे है रेजिस्टेंस वाले। अगर उनके साथ कुछ होता है तो वो रेजिस्ट करते हैं, रैलियों के शक्ल में, एहतजाजों के शक्ल में, या कोई भी इस तरह के वो जलसे जुलूस के शक्ल में। जिस तरह आजकल चल रहा है एक महारंग बलोच का ग्रुप है, ये दूसरे में आ गया है। तीसरा जो है वो कहते हैं कि नहीं, हम पाकिस्तान के साथ ही हैं, लेकिन पाकिस्तान के आईन में रहते हुए हमें अपना हकूक चाहिए। जिसमें आ जाता है अख्तर मेंगल ग्रुप है, महमूद खान अचकजी है, खुशहाल खान काकड़ ग्रुप है, ये सारे आ गए। और जो नंबर 4 है वो ये है जो नवाजिश ग्रुप, में उनको कहता हूँ हमेशा जब भी दोस्तों में बात होती है, नवाजिश ग्रुप, जिनको हमेशा नवाजा गया है मुगलों के दौर में, अंग्रेजों के दौर में, अब पाकिस्तान में 1947 से लेकर अब तक जिनको नवाजे जाते हैं, जिसमें हमारे सरदार साहिबान हैं, जिसमें कुछ पॉलिटिकल फैमिलीज है जिनको हमेशा नवाजते हैं, उनको गवर्नमेंट में ले आते हैं। और जो पांचवा तबका है जो मैं कहता हूँ, उसमें वो लोग जो बीच में फंसे हुए, जो इस कश्मकश में है कि राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, कभी इनको लेफ्ट सही लगता है, कभी इनको राइट सही लगता है, कि क्या हो रहा है, वो कंफ्यूज तबका है। इस डायनामिक को अगर हम समझेंगे, फिर इसके बाद हम जो रिसेंट वाकयात हुए इस पर आएंगे। अब जो पहला ग्रुप है हमारा, जिसमें अलहदगी पसंद लोग हैं, इसमें नो डाउट पीछे सपोर्ट है, एंटी स्टेट एक्टिविटीज होती है। तो इसमें ऑब्वियसली फिर जिस तरह कल का वाकया हुआ है वो मैंने तो सोशल मीडिया से देखा है और मीडिया से देखा हुआ कि बेले ने इसको एक्सेप्ट कर दिया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है। तो उसकी वजह से भी दहशतगर्दी होती है। और बलूचिस्तान का दहशतगर्दी अगर आप देख ले, ये सिर्फ अभी से नहीं है, इसके पीछे भी हिस्ट्री है, क्योंकि उसकी ज्योग्राफी इस तरह की है। अगर आप देखें, राइट साइड पे बलूचिस्तान है, लेफ्ट साइड पे उनका ईरान है, मिडल ईस्ट के साथ वो भी लगता है। तो इस वजह से उसकी ज्योग्राफी इस तरह की है। फिर वहाँ के मिनरल्स है जिस पर दुनिया की लड़ाई चल रही है। अमन ओमान पे काफी असर पड़ता है इससे, दहशतगर्दी पे। बहुत ज्यादा। जी। तो इसको कैसे रोका जाए? रोका एक ही तरह से हो सकता है, इसके साथ फिर थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली खेलना पड़ेगा। अब बलूचिस्तान के जो लोग हैं, उनकी अगर आप हिस्ट्री देख ले, उनकी ज्योग्राफी देख ले, उनका इकोनॉमिकल सिस्टम देखें, ये 3 चीज़ें आप देखेंगे ना, तो फिर आप अगले को जज कर सकते हैं कि वहाँ पे सिस्टम किस तरह का चल रहा है। वहाँ के लोग बड़े सख्त मजाज हैं, पत्थर फेंकोगे तो वो गोली फेंकेंगे, वो जवाब आपको देंगे। उनको प्यार से समझाना पड़ेगा, उनको प्यार से डील करना पड़ेगा। वहाँ के जो यूथ हैं उनको एम्पावर कर दे। एम्पावर इन सेंस, अगर आप मैं बात करूँ पूरे बलूचिस्तान में, आप मुझे एक भी जगह बल्कि कोयटा सिटी भी नहीं गिना सकते जहाँ पे एक इंटरनेट इस तरह का हो कि वहाँ पे बच्चे बैठकर, यूथ बैठकर कोई ई बिजनेस कर ले या इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाए। कुछ भी नहीं है। सर, जब अगर देखा जाए, हाँ, दहशतगर्द जो है अवाम की जानों से खेल रहे हैं और जानें ज़ाया हो रही हैं, जिससे अहले ख़ानदान मुतासिर होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, इस सिलसिले में दहशतगर्दों को कफी किरदार तक पहुँचाने में कौन किरदार अदा करे? सर, सबसे पहले मैं एक बात कहूँगा, दहशतगर्दी न किसी मजहब के साथ जुड़ी हुई है, न किसी कौम के साथ, न किसी जुबान के साथ, न किसी रंग के साथ। दहशतगर्दी एक खुद हिवानी शक्ल है उसकी, जिसमें मुख्तलिफ लोग होते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं। इसको सबसे ज़्यादा फेस भी बलूचिस्तान के अपने लोग ही करते हैं। अगर मैं पंजाब आता हूँ, लाहौर आता हूँ, तो मेरी 10 जगह पे चेकिंग होता है। बेशक मैं यहाँ 15 साल से आता रहता हूँ, 10 जगह पे मेरी चेकिंग हुआ तो मैं फेस कर लिया। इसी तरह मुझे यहाँ पे भी फेस करना पड़ रहा है, वहाँ पे भी फेस करना पड़ रहा है दहशतगर्दी। अगर उसके बाद के जो चैलेंजेस है वो सब ज़्यादा अवामी फेस कर रही है।
तो बलूचिस्तान का मैंने आपको बताया कि जोग्राफिया इस तरह की है जहाँ पे बहुत सारे ममालिक के इंटरेस्ट है, वहाँ पे इंडिया का भी सर इंटरेस्ट देखने है, में यह ईरान है का कि भी है। आपके सूबे के हवाले से बातें सब करते हैं, हम्म। लेकिन इसका कोई नहीं कर पाता, इसकी वजह क्या है? उसका मैं एक रीज़न बता देता हूँ। ये 18वीं तरमीम का एक नेगेटिव इम्पैक्ट मैं बता दूं बलूचिस्तान के ऊपर क्या हुआ जी है। वादे सब करते हैं, जो भी पार्टी पावर में आ जाती है वो वादा करते हैं कि हम बलूचिस्तान में फ्लॉप प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, फ्लॉप प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली होता कुछ भी नहीं है। उसका रीज़न ये है कि एक बलूचिस्तान इतना बड़ा जोग्राफिया है, आपके पास 47% है एरिया, मगर जो बजट आप दे रहे हो जी सूबे को, वो उसके आबादी के बुनियाद पे आप दे रहे हो। अब इतने बड़े एरिया में कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करना वो इजी नहीं होता, वो बड़ा जी मुश्किल होता जी है। तो 18th अमेंडमेंट के बाद ये हुआ कि उनको बजट जो वो लोगों जो इनकी आबादी है उस बुनियाद पर मिल रहे थे, इस वजह से वहां पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता। बजट जी इतना कम होता है कि रोड कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, जी इंस्टीट्यूशंस नहीं बन सकते, बाकी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो नहीं चल सकते। इसमें ये करना पड़ेगा, बलूचिस्तान की जो आबादी है वो भी बढ़ानी पड़ेगी, और बलूचिस्तान की जो सीट है, आबादियाँ तो नहीं, जिले जी बढ़ाने होंगे। इसके साथ साथ बलूचिस्तान में जो अजला है उनको भी बढ़ाने पड़ेंगे, जी। और सीटें जो उनकी बढ़ा के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बजट मिले और वहाँ पे काम भी हो सके। लेकिन कहा इतला मौसूल हुई है कि सरफराज बुख्ती साहब की हुकूमत गिराने की कोशिश की जा रही, जो कि दहशतगर्दी आम होती जा रही है सूबे में। अ, हम देखे आ रहे हैं कि जब भी बलूचिस्तान में कोई इस तरह का हादसा होता है जी दहशतगर्दी का, उसके बाद गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा असर अ, पड़ता है। असर पड़ जाता है। जी असर इन सेंस के लोगों की तरफ से भी रिस्पॉन्स आ जाता है, जी और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी आ जाता है, सिक्योरिटी इदारों की तरफ से, कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ऑब्वियसली फिर आपने नेशनल सिक्योरिटी को भी देखना है। अगर जी। बलूचिस्तान टारगेट हो रहा है, इसका मतलब पाकिस्तान टारगेट हो रहा है। पाकिस्तान में जी तो जी। ऑब्वियसली इसके ऊपर प्रेशर है, और मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट खत्म होगी, नहीं होगी। सर गजा पे बात करते हैं, मौजूदा हालात के पेश नज़र हम्म। आपके ख्याल में फ़लस्तीनी अवाम का क्या मुस्तकबिल है? अल्लाह अकबर। जो जुल्म डाला गया है फ़लस्तीन में, तारीख में जितना भी जुल्म आप पढ़ ले, चंगेज़ खान के, हिटलर के, जितने भी जुल्म पढ़ ले, हम्म, इतना जुल्म नहीं हुआ है जितना अभी फ़लस्तीन के साथ हुआ है, गज़ा में हुआ है। वहाँ पे जो बच्चे हम सोशल मीडिया से देखते हैं जो शहीद हुए हैं वहाँ पर, और वहाँ पे भूख प्यास, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहा है। हम्म, और अगर आप इनके फ्यूचर की बात करें, जब तक उम्मत मुस्लिमा एक साथ नहीं होंगे तो कोई फ्यूचर नहीं है गज़ा जी। का। और बल्कि मेरे ख्याल से इससे लेकिन बदतर सर होगा, लेकिन सही नहीं अगर होगा। देखा जाए, हम्म। पाकिस्तान समेत 57 इस्लामी हम्म। ममालिक इस जंगबंदी में खामोश तमाशाई, आपके ख्याल में ज़ाती मफादात, IMF या अक़वाम मुत्तहिदा, सर वेटो पावर? ये बदकिस्मती है हमारे कि 57 ममालिक हो इस्लामिक, और फिर भी एक कम्युनिटी के साथ, एक मुस्लिम भाइयों बहनों के साथ ये जुल्म हो जाए। जी अगर आप IMF की बात करें, नो डाउट वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन IMF एंड अमेरिका, हम्म, और सबसे बड़ा सपोर्टर भी है इसराइल का अमेरिका ही है। हम्म, लेकिन अगर हम फैक्ट्स को देखें, जिगरा नहीं है हमें, वो जो एक जज्बात जहाद का वो नहीं है। हम्म, अगर हम फैक्ट्स को देखें, पूरी दुनिया का पेट्रोल, एनर्जी सोर्सेज जितने भी हैं वो कहाँ से सप्लाई हो रहे हैं? हम्म, मुस्लिम ममालिक से हो रहे हैं। जी सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज भी यही से निकलते हैं। जी तो फिर हमें क्यों डिपेंडेंट होना पड़ेगा उन पर? हमें IMF की क्या ज़रूरत है? जी। हमें अमेरिका की क्या ज़रूरत है? हमारे पास स्ट्रेंथ भी है, इकोनॉमी भी है, और पावर भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ कर नहीं सकते। कश्मीर के हवाले से सवाल है सर, हम्म। आपके ख्याल में पाक फौज की कुर्बानियों के साथ हम्म। कश्मीरी मुजाहिदीन की हम्म। अजीम कुर्बानियाँ रंग लाएंगी? बिल्कुल लाएंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली आपने सोचना पड़ेगा। जी दौर बदल गया है, जी दौर पुराना नहीं है कि इसमें आप अगर लोगों के भी अंदर जज्बात डालेंगे जहाद का तो वो उठेंगे, लेकिन लोग अब वो पुराने भी नहीं है ना, अब बात पुरानी है। अब आपने डिप्लोमेटिकली खेलना होगा यहाँ पे, जी। उनको फैसिलिटीज देनी पड़ेगी। लोग अब जज्बे से, मजहब से, वतन से प्यार नहीं करते, वो इस चीज़ से प्यार करते कि मुझे मिल क्या रहा है। मिलते हैं। तो आपने इनको फैसिलिटेट करना पड़ेगा, कश्मीरी भाई जो है हमारे,
उनको फैसिलिटेट करेंगे, उनको फैसिलिटीज़ देंगे तो वो आपकी तरफ राग़िब होंगे। अगर आज इंडिया उनको ज़्यादा फैसिलिटेट करेंगे वो उनकी तरफ जाएँगे, अगर आप करेंगे तो आपकी तरफ आएँगे। सर, कश्मीर के 77 बरस, कश्मीर में यौम तासीस जारी, शहदाए कश्मीर हुँ। और कश्मीरियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए आपका पैगाम। मैं सुर्ख सलाम पेश करता हूँ तमाम कश्मीर शहदा को और उनकी फैमिलीज़ को और जितने भी फ्रीडम फाइटर है वहाँ पे, जो हमारे मुल्क के खातिर, इस्लाम के खातिर और अपने बहन भाइयों के खातिर लड़ रहे हैं। अल्लाह ताला उनके हौसले और बुलंद करे और पाकिस्तान के नाम और पाकिस्तान के जोग्राफिया और पाकिस्तान की आबादी को अल्लाह ताला महफूज रखे और उनकी वजह से सरबुलंद रहें। सर, कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के सिलसिले में हुकूमत वक्त को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? मेरे पैगाम से सर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं कि हम न कश्मीर पर बात सही तरह कर सकते हैं, जो कि अल्लाह के हमारा अपना है। गज़ा तो दूर की बात है। हाँ, स्टेटमेंट ज़रूर पास कर सकते हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये और तमाम जितने भी इदारे हैं उनको पैगाम देना चाहूँगा, खुदारा होश के नाखून से काम लें। कश्मीर अगर गज़ा हाथ से निकल गया तो कश्मीर भी निकलेगा, क्योंकि इंडिया जिनका दोस्त है वो गज़ा में लड़ रहा है और उनका डायरेक्ट पावर ऑब्वियसली और उनका सपोर्ट आएगा तो आपसे कश्मीर भी छिन जाएगी। सर, देखने वाले नाज़रीन की आगाही के सिलसिले में आपका बलूचिस्तान की अवाम के हवाले से, अपने सूबे के हवाले से और अदलिया के हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगे? बाकी थैंक यू सो मच। देखिए, मेरा एक छोटा सा पैगाम है अपने तमाम जवानों को देना चाहूँगा कि खुदारा एक हो जाए, मोहब्बत से काम ले, डाइवर्सिटी एक्सेप्टेंस अपने अंदर लाए। जितने भी कम्युनिटीज़ हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान एक कौम नहीं है, पाकिस्तान में डिफरेंट कौम रहते हैं, जिसमें पश्तून, पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी, बलोच, मुख्तलिफ कौम रहते हैं। सब आपस में प्यार मोहब्बत से काम लें, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहें, आपस में जो नफ़रतें वो मिटाएं, तो इंशाल्लाह ये मुल्क आगे भी जाएगा और प्यार मोहब्बत भी बरकरार रहेगी। सर, ये जो हादसा पेश आए बलूचिस्तान में रेलवे स्टेशन पर, उनके मरहूमीन और जख्मियों के ख़ानदान के हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगे ख़ानदान को उनके? जो हादसा हुआ है उसके लिए 3 दिन गम भी है, बलूचिस्तान में मनाया जा रहा है, यौम शोक मनाया जा रहा है। मैं उन तमाम फैमिलीज़ को के लिए दुआगो वाला उनको सब्र अता फरमाया, बल्कि मुझे पता चला है कि इसमें मोस्टली जो शहीद हुए वो पाक फ़ौज के जवान ही थे जो शहीद हुए हैं। जो मुसाफिर थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए और इनके घर वालों को सब्र अता फरमाए। इनकी शहादत नो डाउट इंशाल्लाह कबूल होगी। वो स्टेट के लिए, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए अपनी जानों से लड़ रहे हैं। अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और पाकिस्तान का नाम बुलंद रखे। बहुत शुक्रिया सर आपका, बड़ी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।